हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुमार अंबुजा है। आगे पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में हमने 3 लॉ देख लिए थे, है ना। न्यूटन्स ने जो 3 लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देख लिए थे, ठीक है। और न्यूटन्स के जो तीनों लॉ हैं वो बेसिकली फोर्स के बारे में बता रहे हैं, और यही तीनों लॉ न्यूटन के हैं। अब हम एक और चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। The law of conservation of linear momentum, ठीक है। बेसिकली ये मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये लॉ न्यूटन्स का नहीं है, मतलब ये कंबाइन हम बता रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। देखो, सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स जो है इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये अपना सेकेंड लॉ कहता है ना। अगर मैं टी को इधर कर दूं, एफ इंटू टी टाइम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इतनी बात क्लियर है। अगर इफ एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, मैंने फोर्स को 0 कर दिया, है ना। एफ इज इक्वल टू 0 मतलब मैंने फोर्स को 0 कर दिया। तब क्या होगा, अगर ये क्वांटिटी 0 तो टोटल ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना। चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं P2 माइनस P1, है ना। P2 माइनस P1 क्या है, P2 हमारा फाइनल मोमेंटम है और P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ से यहाँ पे PF और PI लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। PF इंटू PI। अगर यहाँ से मैं इक्वेट करूँ तो PI किसके इक्वल होगा, PF के, है ना। PI इक्वल टू में PF, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या दिखा रही है हमारे पे कि अगर मैं फोर्स को 0 कर देता हूँ तो मोमेंटम जो है वो मेरा जो इनिशियल मोमेंटम था वो ही फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, है ना। अगर F की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ तो इनिशियल मोमेंटम हमारा फाइनल मोमेंटम है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि मोमेंटम कंजर्व करना, ठीक है ना। मोमेंटम का कंजर्व, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है जब F की वैल्यू 0 कर देते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स, जो भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहा हूँ मैं, अगर उस एक्सटर्नल फोर्स को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो जो इनिशियल मोमेंटम था बॉडी के पास वही फाइनल मोमेंटम बचेगा। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये PI एंड PF, है ना, जो हमारा आया, अभी मैं सिंगल एक बॉडी की बात कर रहा हूँ, सिंगल एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके पास कुछ मोमेंटम था। फाइनली अगर उस पर मैंने देखा किसी टी टाइम पे, तो उसके बाद फाइनल भी उसका मोमेंटम जो है वो सेम ही रहा। क्यों रहेगा, क्योंकि फोर्स उस पर कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर सिस्टम है, कोई सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मतलब सिस्टम में 2 या 3 से ज़्यादा बॉडीज आ जाती है, एक से ज़्यादा बॉडीज आ जाती है,
ठीक है। सपोज एक ये बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी 1 है, ये 2 है। ये दो बॉडीज हैं हम पे, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। दो बॉडीज हैं जिसका मास m1 है, m2 है, और ये दोनों किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से, ठीक है। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो हमने इस दोनों बॉडीज़ को एज ए सिस्टम मान के चला है, ठीक है। ये दोनों बॉडी एज ए सिस्टम चल रही है, उसके पास वेलोसिटी कितनी है? v है। दोनों m1 और m2 दोनों एक साथ जुड़े हैं, जॉइंट हैं, और वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो एक अगर इस बॉडी की बात करूं तो इस पे मोमेंटम कितना आएगा? p1 कितना आएगा? m1v। और अगर दूसरी बॉडी की बात करूं तो p2 कितना आएगा? m2v। दोनों पे मोमेंटम अलग अलग है ना। दोनों के पास मोमेंटम क्या है? अलग अलग है, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है ना। होगा क्या अगर मैं ऐसे ही अगर खूब सारे सिस्टम ले लूँ, मतलब कोई भी सिस्टम जिसमें खूब सारी बॉडीज हैं, है ना, अगर उन दोनों सबका मोमेंटम, सबके मोमेंटम को अगर मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, मोमेंटम p2 प्लस p3, जितनी भी बॉडीज हैं तो वो किसके इक्वल आ जाती है? वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आती है। मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई उसकी वैल्यू होगी, है ना। मोमेंटम क्या है? इस बॉडी का प्लस इस बॉडी का प्लस दूसरी बॉडी प्लस तीसरी बॉडी, जितनी भी बॉडीज हैं, अगर सबका मोमेंटम देखूं मैं, वो कांस्टेंट आ रहा है ना। हो क्या रहा है यहाँ पे? मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं करी है, मैंने ये जो इनिशियल मोमेंटम है, बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है, जो भी मोमेंटम है, वो थ्रू आउट सेम रहने वाला है, मतलब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। कांस्टेंट समझ रहे हो? इन ये जो वैल्यूज़ हैं अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो वो सेम रहेगी थ्रू आउट होल सिस्टम। अगर मूव कर रहा है साथ में v वेलोसिटी से, तो वो चेंज नहीं होने वाला है अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 लग रहा है तो, ठीक है। तो ये क्या, हमारा सिस्टम के अंदर भी, हमारे पे जो सिस्टम के अंदर भी कंजर्वेशन जो है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा वैलिड करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी बताता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्व दिख रहा है क्योंकि जो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सिस्टम के जो बॉडीज़ का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो प्लस जो उसके जो प्रोडक्ट वो प्लस कर रहे हैं उसको, तो वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? देखो क्या हो रहा है कि सिस्टम, जब भी कोई बात, एक चीज याद रखना, नोट कर लो कि सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, अगर इंटरनल फोर्स की बात करूं, अगर इंटरनल फोर्स है किसी बॉडी पे और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, इंटरनल फोर्स है बट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हमारा सिस्टम, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा मतलब लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है। क्या बात करी मैंने? अगर इंटरनल फोर्स हमारा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर किसी बॉडी पे इंटरनल फोर्सेस हैं, ओनली इंटरनल फोर्सेस, इफ system has only internal force, so linear momentum is conserved,
ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। इंटरनल फोर्स की बात करूँ, इंटरनल फोर्स क्या होगा, जैसे ये दो ब्लॉक, ये दो बॉडीज़ हैं, इसमें इंटरनल फोर्स की बात करूँ तो ये जो m1 है m2 पे लगा रहा है या m2 m1 पे लगा रहा है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में है ना, दोनों कांटेक्ट में है। तो मैंने बताया था ये दोनों जब कांटेक्ट में रहेंगी तो ये आपस में फोर्स लगा रही होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है और तो सरफेस फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही कोई काफ़ी जो और भी सिस्टम, जितना ही बड़ा सिस्टम हो, अगर वो उसके पास इंटरनल फोर्स ही है ऑलवेज, ठीक है ना। इस अगर ये मैं इस पूरे ये एक मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम की बात करूं तो इसमें सिर्फ इंटरनल फोर्स मेरे को दिख रहे हैं, जो m1 m2 पे लगा रहा है और m2 m1 पे लगा रहा है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है मुझे, कोई बाहर से यहाँ से कोई F नहीं लगता हुआ दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ से F फोर्स लगा देता इस दोनों ब्लॉक पे, दोनों बॉडीज़ पे, तो वो मूव करती, तब मैं कहता कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं है। जब भी इंटरनली फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओनली इंटरनली फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि लीनियर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम बताएंगे क्या होता है इसमें। देखो, एक ये बॉडी है, ठीक है, ए, एक बी, ठीक है, ये दो बॉडीज हैं। इस ए की वेलोसिटी u1 है, इनिशियल वेलोसिटी। इस बी की जो वेलोसिटी है वो u2 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बी की। इस ए का जो मास है वो m1 है और बी का मास m2 है। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने कंडीशन रखी कि u1 जो है मेरे पे, u1 जो है वो बड़ा है u2 से। क्या है? u1 जो है u2 से बड़ा है। मतलब कि ये जो ब्लॉक है वो तेज चल रहा है इससे, ठीक है, ये धीरे धीरे चल रहा है, वो तेज चल रहा है। अब होगा क्या, जब ये ब्लॉक तेज चल रहा है तो कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, है ना, कोलिजन हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये मैं बात कर रहा हूं जब बिफोर कोलिजन की बात, बिफोर कोलिजन मतलब जब कोलिजन नहीं हुआ था, दो बॉडीज नहीं टकराई थी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब दोनों बॉडी टकरा जाएगी तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी, दोनों की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, है ना। ये फिर मूव करेगा v1 से और ये v2 से। इसका मास m1, इसका मास m2। इतनी बात क्लियर है। ये मैंने बताया है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, समझ में आ गया? आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। अच्छा, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि देखो, इसके पास जो मोमेंटम है, ठीक है, और इसके पास मोमेंटम है, इसके पास अलग मोमेंटम, इसके पास अलग मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, क्या लिख रहा हूं मैं? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ कोलिजन की वजह से? ए का मोमेंटम मतलब ए ब्लॉक का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? पहले जो इनिशियल मोमेंटम था m1 u1 था, फाइनली m1 v1 हो जाएगा उसका। इतनी बात क्लियर है? तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए क्या हो जाएगा?
फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, m1v1 माइनस m1u1। इतनी बात क्लियर है। अब देखो दूसरा ब्लॉक बी का देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। बी ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो कितना चेंज आएगा मोमेंटम में, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है बी का, m2v2 माइनस इनिशियल m2u2, ठीक है ना। ये दोनों तो आ गए हम पे मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है पर्टिकुलर किसी बॉडी पे, है ना, दोनों ब्लॉक पे क्या कितना कितना मोमेंटम आ रहा है वो आ गया हम पे। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि आखिर ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसको मैं लिखता हूँ F1 से, ठीक है। F1 क्या है मेरे पे, ए ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है B1 पे, वो लगाएगा जो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी। कितना चेंज आया भाई मेरे उसमें मोमेंटम में, एक एक मोमेंटम में इतना चेंज आया अपॉन टाइम, है ना, ये इतना फोर्स लग रहा है। अगर मैं F2 की बात करूं, F2 क्या हो जाएगा, जो मेरा B इस पे लगा रहा है वो कितना हो जाएगा हम पे, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई हम पे। अब देखो, अब मेरा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, यहाँ पे लगेगा हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो मतलब कि हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होगा और अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पे जो दो ब्लॉक्स टकरा रहे हैं आपस में, ये दोनों ब्लॉक्स टकरा रहे हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का लगा रहे हैं और डायरेक्शन अपोजिट लगाएंगे। एक इस पे लगाएगा, दूसरा इस पे, दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो फोर्स F1 है माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ F2 के, कह सकता हूँ, क्योंकि जो फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर मान लो फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है मेरा, ये F1 है ये F2 है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो मैंने मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमारा ये क्या स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट दे रहा है ये किस वजह से दे रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट m2 v2 माइनस m2 u2 टी। इतनी बात क्लियर है। टी से टी हम हटा देते हैं तो बचेगा यहाँ पे m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं m2 u2, ठीक है। ये माइनस उधर जाके वो वाली क्वांटिटी मैंने पहले लिख दी, माइनस m2 v2। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, m1 u1 और m2 u2, ये जो क्वांटिटी है मैं m1 u1 और m2 u2, देखो
इसको जो V11 इनिशियल वाली को एक साइड ले लेता हूँ, इनिशियल मोमेंटम को एक साइड और फाइनल मोमेंटम को एक साइड कर देता हूँ। यहाँ पे फाइनल मोमेंटम मेरे पे क्या है, ये है एक, और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ये रहा। इस क्वांटिटी को मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। वो क्वांटिटी मैं इधर लेके आ गया। u1 ये वाली क्वांटिटी हम m2 u2 प्लस ये वाली क्वांटिटी इधर ले गया m1 u1, ठीक है। यहाँ से हम पे जो इक्वेशन आई है ये बेसिकली क्या कह रही है, देखो ये जो है ये हमारे पे जो टोटल फाइनल मोमेंटम आ रहा है, ये क्या है, मेरे फाइनल मोमेंटम है। किसका फाइनल मोमेंटम, कैसे, m1 v1 प्लस m2 u2 v2, है ना। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम आ रहा है हम पे m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ये क्या है मेरे पे फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इक्वल्स किसके, इनिशियल मोमेंटम के, इनिशियल मोमेंटम। इतनी बात क्लियर है। क्या दिख रहा है हमें, फाइनल मोमेंटम हो गया हमारे इनिशियल मोमेंटम के बराबर। तो हम ये यहाँ से कह सकते हैं, जो इस सिस्टम की बात करें, न्यूटन थर्ड लॉ हमारा ये प्रूफ कर देता है, जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के आ जाता है अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया है ना। हमने बस इसकी वेलोसिटी बढ़ा रखी है और वो मूवमेंट करके कोलाइड होता है, और कोलाइड के बाद जो चेंज हो जाता है वेलोसिटी में, उसके बाद मैं मोमेंटम देखता हूँ तो फाइनल जो मोमेंटम है सिस्टम का वही इनिशियल मोमेंटम होता है सिस्टम का। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये तो रहा हमारा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हमने बता दिया। चलिए अब एक चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। हमने इसका डिस्कशन पहले भी किया है थोड़ा बहुत, रिकॉइल ऑफ गन। देखो जो गन का रिकॉइल होता है, गन में एक गन अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो उससे जो झटका पीछे लगता है उसको कहते हैं हम रिकॉइल, ठीक है। रिकॉइल करती है गन, पीछे झटका देती है। क्या, रिकॉइल ऑफ गन। बेसिकली रिकॉइल ऑफ गन हमारा काम इसी पे करता है कि चेंज जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे, अब बात करते हैं, ये अपनी गन है, ठीक है। गन का जो मास है, गन का मास है m, किसका मास है, गन का मास है, ठीक है। m इज अ मास, कैपिटल M मास ऑफ गन, ठीक है। कैपिटल M इज अ मास ऑफ गन। स्मॉल m जो है वो मेरे पे मास ऑफ बुलेट है, क्या है इसका मास, स्मॉल m, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि देखो इस सिस्टम के, जब मैं इस गन और बुलेट के कॉम्बिनेशन को रख रहा हूँ, ठीक है, साथ में बुलेट हमारी पूरी रीलोडेड गन है, तो रीलोडेड गन का जो मोमेंटम होगा
वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों की जो वेलोसिटी है उस टाइम जीरो है। जो इनिशियल वेलोसिटी है गन की या मास, गन की या बुलेट की, दोनों जीरो है। इनिशियली at initially momentum of initially momentum is जीरो, है ना। क्यों जीरो है? क्योंकि दोनों ये दोनों के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, दोनों रिलोडेड हैं, अपना आराम से हैं। ट्रिगर होने के बाद जब हम ट्रिगर दबा देते हैं, होता क्या है कि बुलेट मूव करती है ना। बुलेट मूव करती है क्योंकि उसके अंदर जो एक्सप्लोजन होता है, उसके जो बारूद होता है वो एक्सप्लोड होता है और वो बुलेट जो बाहर आती है। अब बाहर आने के बाद मैंने बताया था कि वो एक अपोजिट फोर्स लगाती है गन के ऊपर, है ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से। तो होता क्या है, जब ये बुलेट बाहर आ रही है वो पीछे फोर्स लगा रही है एक, तो ये क्या फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है ना। इंटरनल फोर्स मैंने बताया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मैंने नहीं लगाया यहाँ पे। गन को ऐसे फेंक के नहीं मारा है, ना गन से बुलेट निकाल के मारी है, अंदर ही अपने आप ही बुलेट में फोर्स जनरेट हो रहा है, इंटरनली फोर्स है। तो यहाँ पे भी इस सिस्टम के अंदर भी हमारा मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है, देखो बुलेट की स्पीड जो है स्मॉल v, ठीक है, या v से ही दिखाते हैं उसको। बुलेट की स्पीड क्या है, v हो जा रही है, और जो रिकॉइल होने के बाद जो गन की स्पीड है, गन की स्पीड क्या हो जाती है अपनी, कैपिटल v डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। गन की स्पीड v डैश हो जाती है, ठीक है। डायरेक्शन हमें नहीं पता, मैंने बना दिया, लेकिन डायरेक्शन मान लो नहीं पता, ठीक है। मोमेंटम की इक्वेशन लगाते हैं। मोमेंटम क्या कहता है, हमारा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हमने यहाँ निकाला था, है ना। देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम किसके हो जाना चाहिए, इक्वल फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इतनी बात क्लियर है। इनिशियल मोमेंटम हमें पता है जीरो है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जीरो है ना। इनिशियली अगर मैं बात करूं, m जीरो ही लिख देते हैं सीधा, इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो है, दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम ही जीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, तब फाइनल मोमेंटम में जो गन का मास है इनटू गन की वेलोसिटी v डैश हो जाती है ना। मान लिया हमने गन की वेलोसिटी v डैश आ गई, प्लस क्या आ गया, बुलेट की जो वेलोसिटी है और बुलेट का जो मास है m इंटू में v, ये क्या हो गया हम पे, फाइनल मोमेंटम हम पे आ गया, है ना। यहां से मैं बता सकता हूं कि जो v डैश की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से मैं v डैश की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। mv को इधर कर रहे हैं, माइनस में mv, कोई दिक्कत है ना, पॉजिटिव टर्म उधर चली गई, अपॉन कैपिटल M, है ना, कैपिटल M आ गया। ये क्या आ गया हम पे, वेलोसिटी ऑफ गन, क्या आया, वेलोसिटी ऑफ गन। माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, माइनस साइन बेसिकली ये दिखा रहा है कि जो बुलेट अगर मेरी इस डायरेक्शन में गई है, इसको मैंने पॉजिटिव माना है, तो मेरी इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव है ना, क्योंकि v हमने पॉजिटिव माना है। अगर तो गन की जो स्पीड आ रही है वो माइनस में आ रही है हमारे पे, ठीक है। माइनस मतलब कि इसकी गन की स्पीड क्या हो रही है, नेगेटिव, v बुलेट के अपोजिट आ रही है, तो नेगेटिव साइन दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये टर्म जो हो गई
माइनस एम वी बाय एम इज द वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। वेलोसिटी ऑफ गन, अगर मैं रिकॉयल ऑफ गन की बात करूं वो क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन कैपिटल एम, ये क्या हो जाएगा हम पे, रिकॉयल ऑफ गन। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कि रिकॉयल ऑफ गन की बात करें तो नेगेटिव टर्म हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉयल उसकी डायरेक्शन ही बता रही है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन की बात करेंगे तो वेलोसिटी बताने के लिए हमें नेगेटिव टर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी है वेलोसिटी में। यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉयल पूछा है तो सिंपल रिकॉयल ऑफ गन तो एम वी अपॉन एम। ठीक है, ये दो टर्म्स याद रख लेना कि किस में क्या आता है। तो बेसिकली ये होता है रिकॉयल ऑफ गन। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं हम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, फाइनल मोमेंटम गन का प्लस बुलेट का, वी डैश यहाँ से निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा रिकॉयल ऑफ गन आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रिकॉयल ऑफ गन कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ रॉकेट की। क्या बात कर रहे हैं, रॉकेट की वर्किंग कैसे होती है। वो भी बेसिकली हमारा मोमेंटम के कंजर्वेशन से ही हम वर्किंग निकालते हैं। देखो कैसे, वर्किंग ऑफ रॉकेट। देखो क्या हो रहा है कि जब भी रॉकेट अगर मूव कर रहा है ऊपर, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अंदर क्या, जो इसके अंदर गैसेस होती हैं वो गैसेस बर्न होती है, और बर्न के बाद वो बाहर आउट होती है ना। बर्न आउट होने के बाद जब क्या होता है, जब बर्न आउट हो रही है तो इसका यहाँ पे अभी इनिशियली क्या था, इनिशियली मास जो था रॉकेट का वो m था। ठीक है, जो जिस मटेरियल का बना है, और उसके अंदर जो केमिकल फ्यूल है, जो फ्यूल जो होगा उसका मास प्लस m, है ना। ये क्या है, रॉकेट का मास, रॉकेट मास, और कैपिटल M फ्यूल मास। इतनी बात क्लियर है। अब क्या हो रहा है, मैंने जब स्टार्ट किया रॉकेट को तो फ्यूल थोड़ा बर्न हुआ, है ना। बर्न होने से क्या होगा, जो फ्यूल हो रहा है, ये जो मास की वैल्यू है ये कम हो रही है, थोड़ी घट रही है। अब ये जो मास है बेसिकली ये फ्यूल हमारा एक मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये बाहर बर्न आउट हो रहा है, बाहर एक फोर्स लगा रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है तो बाहर के सराउंडिंग में फोर्स लगा रहा है, और जिस वजह से मोमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे सिस्टम में हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है। समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, तो क्या अंदर हो क्या रहा है कि इंटरनल ही फोर्स वर्क कर रहे हैं। इंटरनल फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो जिसमें अगर इंटरनल फोर्स कभी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है इस कंडीशन में। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है कि जो मोमेंटम इनिशियल था, ठीक है, वही उसका फाइनल मोमेंटम भी होगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम जो बॉडी का था, रॉकेट और फ्यूल जब मिले हुए थे तब मोमेंटम था। अब रॉकेट से जो फ्यूल निकल रहा है, ठीक है, बॉडी से फ्यूल निकल भी जाए, रॉकेट से फ्यूल निकल रहा है, फिर भी उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, उसका टोटल जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो जो फ्यूल निकल रहा है उसकी वो क्या कर क्या रहा है, उस वेलोसिटी, जो रॉकेट की वेलोसिटी को बढ़ा दे रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ से इस ये मोमेंटम कम हो रहा है, तो ये मोमेंट जो रॉकेट की स्पीड बढ़ जा रही है, तो ये मोमेंटम हमारा बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे ये रॉकेट बेसिकली हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रही होती है, एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो ये था अपना वर्किंग थोड़ा रॉकेट का। ठीक है, इसके साथ हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।